तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं 10th बिहार बोर्ड 2023 के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री से मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके सामने। ठीक है, चैप्टर हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से। ठीक है, आप लोग को भी बताना है कि कौन सा सही जा रहा है कि कौन सा गलत जा रहा है। आपको मेरे बनाने से पहले आप लोग को भी बनाना, फिर कमेंट्स कर बताना कि सर मैंने इतना बनाया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपका कह रहा है यहाँ पर ही कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए में अभिकारक, बी में प्रतिफल, सी में अवक्षेपण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है? देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, जैसे कहने का मतलब है मैं लिख देता हूँ H2 + O2, तो आपको पता ही है कि बनेगा H2O, आपको पता ही है। तो देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में देख रहे हैं कि H2 और O2, ठीक है ना, H2O बनने के लिए भाग ले रहे हैं, तो इसको बोला जाता है अभिकारक। लेकिन इसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ बना है, क्या बना है? नया पदार्थ, वो बना H2O। क्या बना? H2O। तो इस कंडीशन में जो नए पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, ध्यान समझिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो प्रतिफल में क्या होता है। आपका ऑप्शन ए है अवक्षेपण बनता है, यानी जो प्रतिफल होगा वो अवक्षेप के रूप में आएगा। क्या जो यह रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या उसके रंग में परिवर्तन होगा? आपका बी में ऑप्शन है। और सी में कहता है कि ताप में परिवर्तन होगा, और डी में कहते हैं इनमें से सभी। तो क्या लगता है आपको कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो प्रतिफल में क्या क्या हो सकता है? तो आप लोग पढ़े होंगे किसी न किसी क्वेश्चन में कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, तो उसमें आप लोग को बताया गया होगा कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, तो मुख्यतः 5 तरह से इसे परिवर्तन होता है। पहला कि अवक्षेपण का बनता भी है, रंग में भी परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है और अवस्था में भी परिवर्तन होता है। इस बात को याद रखिएगा, उसकी जो अवस्था है वो, और ताप में भी परिवर्तन होता है। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका डी होगा। डी इज द राइट आंसर, सभी। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर कौन होगा? डी, इनमें से सभी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 3 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में? कह रहा है कि अभिक्रिया NaCl, AQ का मतलब होता है एक्वा सोल्यूशन, ठीक है, जलीय विलयन जिसको बोलते हैं, NaCl + H2SO4 को अभिक्रिया करते हैं तो बनता है Na2NO3 + AgCl2 में कौन सफेदी अवक्षेप बन रहा है। इस अभिक्रिया में अवक्षेपण कौन हो रहा है? आपका ऑप्शन ए में है यहाँ पर ही Na2NO3, ठीक है, और बी में ऑप्शन आपका AgCl2, और सी में आपका ऑप्शन है H2SO4, ठीक है, और डी में आपका ऑप्शन है NaCl। तो यहाँ पर ये जो आपका जो अभिक्रिया जो हो रहा है, इस अभिक्रिया में आपका ये जो दोनों अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है ये चीज़, तो यहाँ पर अवक्षेपण कौन बन रहा है? सफेदी अवक्षेपण। अवक्षेप का मतलब होता है जो ठोस के रूप में बाहर आता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये वाला होगा जी, यानी कि AgCl2, सिल्वर क्लोराइड इज द राइट आंसर। ये बी आपका राइट आंसर होगा, जो सफेदी अवक्षेप ठोस के रूप में बाहर आता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कितना, 4 में देखते हैं। 4 में क्या कहता है? 4 में आपका क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो किस रंग में विलयन बदल जाता है। देखिए क्या मिलाया जा रहा है आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में आपको मिलाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO4 मिलाया जाता है। तो जब ये मिलाया जाएगा ना तो उसका जो रंग होता है वो एक्चुअली में उसका रंग हरा हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के पास या फिर जितने भी हो सके शेयर जरूर करना दोस्त, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही वीडियो बनाया हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको इस 2023 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है 2023 में, वह बहुत अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सके। और हाँ, जरूरी की बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस चैनल पर आपको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं फिजिक्स का पूरा अपलोड कर चुका हूँ, 10th का।
VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और मैं केमिस्ट्री का अपलोड कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन को भी अपलोड करूँगा, जो बहुत ही रिलेटेड आता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 5 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ना कि निम्नलिखित में संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो निम्नलिखित में संतुलित रासायनिक समीकरण कौन लग रहा है? तो आपको देखिए तो पहला जो आपको जो नजर आ रहा है, पहला क्या कर रहा है, 2AlCl3 प्लस 3CaOH का होल ट्वाइस और 2AlOH3 का होल थ्राइस प्लस 3H2O बना रहा है। तो यहाँ पर पहल का हम लोग देख रहे हैं कि एल्युमिनियम इसमें कितना है, 2 है, इसमें एल्युमिनियम 2 है पहल का वाला ऑप्शन में, इस वाला में पहल का में कितना है 2 एल्युमिनियम, तो इधर भी कितना है 3 निशान के 2 है। चलो ठीक है भाई। क्लोरीन किसमें कितना है 6, 3 यहाँ 2 यहाँ था, 3 दूनी कितना होगा 6 होगा ना। अब क्लोरीन इसमें कितना होगा देखिए तो यहाँ पर क्लोरीन आपका यहाँ पर ही तो नहीं है बॉस, यानी कहने का मतलब है इसमें क्लोरीन तो है ही नहीं। डेट मीन्स कहने के लिए ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में आपको कहता है कि 2 गो क्या है आयरन है। दूसरा में देख रहे हैं, दूसरा में आयरन 2 है, इसमें है। तो इस कंडीशन में 2 आयरन, इधर यहाँ पर आयरन 1 भी नहीं है, इधर आयरन 3 है, तो यहाँ 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं। और सी में ऑप्शन में देखिएगा कि यहाँ पर जिंक 2 गो है और यहाँ पर जिंक एक ही है, तो ये भी तो संतुलित नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए। तो डी में कहता है यहाँ पर क्लोरीन क्या है, यहाँ पर सोडियम क्या है 1 और यहाँ पर सोडियम 1, यहाँ पर क्लोरीन 2, यहाँ पर क्लोरीन 2, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन 1 है। इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो क्लोरीन है वो 1 है और इसमें क्लोरीन 2 है। इसका कहने का मतलब ये कि ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर संतुलित करना चाहिए तो यहाँ पर तो इस तरह से 2 सोडियम 2Na, ठीक है ना, Cl हो जाता और तीर का निशान 2Na, ठीक है ना, अब प्लस में क्या हो जाता Cl2 हो जाता। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन दी जाता है राइट, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 6 में क्या कि निम्नलिखित में संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का नाम तो सुने होंगे, जिसे चूना पत्थर कहते हैं, ठीक है ना, संगमरमर। तो यहाँ पर संगमरमर का आपका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होनी चाहिए। तो देखिए आपका ऑप्शन है ए में कहता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और बी में है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और सी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, और डी में है COH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए संगमरमर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा भी है बोर्ड लेवल में, इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर होनी चाहिए वो संगमरमर का आपका जो सूत्र होगा वो ए होगा, ठीक है, क्यों ना ए, CaCO3 चूना पत्थर या संगमरमर का सूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो बी वाला जो ऑप्शन है CaO, इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना, बिना बुझा हुआ चूना इसको कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और ये जो तुम्हारा दूसरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ कौन सा, डी में ऑप्शन में कि CaOH का होल ट्वाइस, ये जो आपका है ना ये आपका बुझा हुआ चूना है, जिसे कली चूना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है ना इसी को हम लोग दीवारों पर पोताई करने में उपयोग करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस को, इसको ई वाला को करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिए, आपको ऑप्शन आ भी सकता है ऑब्जेक्टिव या ना भी आ सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बस याद करते जाइए, देखते जाइए किस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला चैप्टर से आपको निकाल के दिया हूँ, इसी तरह से मैं दूसरा भी चैप्टर का निकाल कर जरूर दूंगा, ठीक है। बस मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 7 में क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है ना कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl, ठीक है, बनाता है NaCl प्लस H2O। किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण आपको लग रहा है, ध्यान से देखिए, किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण लग रहा है। तो आपका अगर ध्यान से अगर देखिएगा कि क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक भस्म क्षार है, और HCl क्या है, एक अम्ल है। तो क्षार जो होता है वो अम्ल से अभिक्रिया कर कर उदासीन बनाता है, जिसमें NaCl। अगर बात करते हैं कि अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो अगर बात किया जाए तो जो सोडियम है, सोडियम पर यहाँ प्लस में चार्ज आवेगा और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आवेगा। तो इस तरह से दोनों पर चार्ज सेम होगा, +1 और ये -1 होगा, तो इस तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो इस तरह से ये उदासीन हो जाता है। तो डैट मीन्स ये जो अभिक्रिया जो आपका होगा वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है।
यानी कि NOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O जो बनाएगा वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुसार होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 8 में क्या कहता है? 8 में कहता है आपका क्वेश्चन कि जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, तो इस कंडीशन में आपको बनाता है ZnSO4 और प्लस में H2, यानी कि आपको जिंक ने अभिक्रिया किया था। देखिए तो जिंक जो था ना वो हाइड्रोजन को हटा दिया कि नहीं, तो इस तरह से क्या बन गया ZnOSO4 बन गया, और यहाँ से हाइड्रोजन आपका हट गया, ये वाला हाइड्रोजन H2, तो यहाँ पर आपका H2 की जगह Zn आ गया। इसका कहने का मतलब है कि Zn जो है वो H2 से यानी कि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण उसे विस्थापित कर दिया और एक को ही विस्थापित किया, तो इस कंडीशन में Zn आपका क्या हो जाएगा? Zn आपका हो जाएगा, इसमें जुड़ गया तो एक जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आपका ऑप्शन कौन होगा? बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा तो थंब जरूर दीजिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, ताकि हमको भी तो पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। मैं तोड़ कर भी आपको बता रहा हूँ विस्तार से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है बोर्ड में, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं क्या कहता है। 9 में आपका कह रहा है ना कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, तो अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब क्या होता है बता सकते हैं? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑक्सीजन का सहयोग होगा, दूसरा में कह रहा है हाइड्रोजन का वियोग होगा, सी में कह रहा है दोनों, डी में इनसे को नहीं। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम जानते हैं ऑक्सीजन का सहयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसी को तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दैट मीन्स इसमें दोनों होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का सहयोग भी होता है और हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सी, दोनों होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 में। चल देखिए 10 में क्वेश्चन में क्या करता है? 10 में आपका क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? आपका ऑप्शन ए में कह रखा है अपचयन अभिक्रिया, और 2 में कह रखा है उपचयन अभिक्रिया, और 3 में कह रखा है हाइड्रोजन अभिक्रिया, और डी में कह रखा है कि अवकरण अभिक्रिया। एक बात बताएं, ये जो अवकरण अभिक्रिया है ना, अवकरण अभिक्रिया ये वाला, इसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया ही कहते हैं। ये एक ही चीज़ है, इस बात में गड़बड़ाना मत। अवकरण अभिक्रिया को चाहे अपचयन अभिक्रिया कहो, ठीक है ना, एक ही चीज़ है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को जानते हैं उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखने, इसका दूसरा नाम ये हुआ, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए आपका एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया में क्या अंतर है, समझे? तो उपचयन अभिक्रिया पता ही नहीं रहेगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को याद रखते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन नहीं याद रखते हैं, जिसकी वजह से उसको गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए आपको दो नाम है तो दोनों नाम याद रखना आपको बहुत जरूरी होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया, और अवकरण अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना? 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 में कह रहा है ना कि किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो पक्का पूछेगा आप लोग के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन, इसमें ऐसा देता ही देता है। ठीक है ना, तो 11 का आपका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? कह रहा है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है? तो पहले आप ये बताइए कि ऑक्सीजन का सहयोग किस में होगा? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, और जब भी ऑक्सीजन क्या होगा, किसी चीज़ से सहयोग होता है तो ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। एक कहने का मतलब है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का कमी होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी भी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन वृद्धि होगा, और हाइड्रोजन निकलता है एक में तो हाइड्रोजन की कमी होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो राइट आंसर होनी चाहिए वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होनी चाहिए। तब पर यहाँ तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है ही नहीं, लेकिन अभी जस्ट आपको बताया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया होता है। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हुआ कि नहीं? समझ में आया? तो दूसरा नाम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आपको। तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अगर ये पूछता भी कि हाइड्रोजन की कमी किस में होती है, तभी आंसर यही होता।
ठीक है, इस बात को याद रखना। लेकिन अगर अगर आपको ये भी बोल सकता है कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो इस अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का विरोधी होता है, जबकि ऑक्सीजन की कमी होता है। इस बात को याद रखना अपचयन में। और उपचयन में क्या होता है, इसमें उपचयन में क्या होता है ना, हाइड्रोजन की कमी होता है और ठीक है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। तीर का ऐसा मतलब वृद्धि होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं हम लोग 12 में क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है, अभी जस्ट बताएं, अभी जस्ट बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसे क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम उपचयन बोलते हैं कि नहीं। तो इस कंडीशन में उपचयन अभिक्रिया में क्या बताएं कि ऑक्सीजन का क्या होगा, वृद्धि, और हाइड्रोजन का क्या होगा, कमी। तो इस कंडीशन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होगा, कमी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में क्या कहता है। ठीक है, तो देख लीजिए 13 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ना कि ऑक्सीजन से सहयोग या हाइड्रोजन से वियोग करने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं। क्या करा, 13 में करा कि ऑक्सीजन से संयोग और हाइड्रोजन वियोग करने वाले पदार्थ, मतलब एक ऐसी पदार्थ होगा जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग। ठीक है ना, और आपका हाइड्रोजन का क्या होगा, उससे निकलेगा। तो हाइड्रोजन का संयोग होना, देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकते हैं आप। देखिए अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, अगर यहाँ पर देखिएगा तब बनेगा H2O। हाँ बोलिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा ना, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो जिस तत्व में या फिर जिस यौगिक में ऑक्सीजन जुटता है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अवकारक। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवकारक कहते हैं। इस बात को याद रखना, अवकारक कहते हैं। देखिए बड़ा सिंपल लॉजिक क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज आ सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ऑक्सीजन से सहयोग होगा डेट मीन्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसका ऑक्सीकरण होता है ना, उसे ऑक्सीकारक नहीं कहते हैं, उसे अवकारक कहते हैं। उल्टा यानी कहने को अपचयन को क्या बोलते हैं, बताइए तो, अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण अभिक्रिया में होने वाले, ठीक है ना, जिस पदार्थ का अवकरण होता है, डेट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन जिस तत्व से संयोग होगा तो उसका कहने का मतलब उसमें अवकरण अभिक्रिया हुआ का। तो जिस तत्व में संयोग होता है वहाँ पर अवकरण हुआ, लेकिन जो पदार्थ में ये अवकरण हो रहा है, जिस तत्व में अवकरण हो रहा है, उस पदार्थ को वहाँ पर ही कहा जाता है ऑक्सीकारक। समझें। और ऑक्सीजन का अगर सहयोग जिससे होगा उसे ऑक्सीकारक नहीं, उसे अवकारक कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो अवकारक होना चाहिए, बट यहाँ तो अवकारक ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो अपचायक है ना, उस अपचायक को क्या कहते हैं हम लोग, अपचायक को हम लोग यहाँ पर ही अपचायक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका उपचायक होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं सर, ठीक है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ए ही होगा, अपचायक होगा। अपचायक इज द राइट आंसर। देखिए ऑक्सीकारक नहीं होगा, समझे ना। फिर से समझ लीजिए कि ऑक्सीजन से सहयोग या हाइड्रोजन से वियोग, एकदम सिंपल में समझ जाइए, एकदम याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का सहयोग हो उसका अपचायक कहलाता है। या जिस पदार्थ से हाइड्रोजन निकल रहा है उसे भी अपचायक या अवकारक कहते हैं। इसको ही अवकारक कहते हैं, याद रखना, अवकारक इसी को बोलते हैं हम लोग, अपचायक को। अब दूसरा सुनो, जिस पदार्थ से हाइड्रोजन का सहयोग हो, जिस पदार्थ से हाइड्रोजन का सहयोग हो और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन को निकले उसे ऑक्सीकारक कहते हैं या उपचायक बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है उपचायक या ऑक्सीकारक कहते हैं। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, अपचायक इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 को देख लेते हैं। किसको, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखिए कह रहा है क्या, इसमें 14 में कह रहा है ना कि HCl प्लस में MnO2
अभिक्रिया करके बना रहा है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 में किस तत्व का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब समझ में आता है। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जिस तत्व में ठीक है ना ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह रहे हैं, और जिस तत्व से हाइड्रोजन निकल रहा है उसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जो आपका क्या है, ये जो HCl है, इस HCl से आपका ठीक है ना क्लोरीन, ठीक है ना क्लोरीन क्या हो रहा है, क्लोरीन से H हट रहा है, क्लियर हो रहा है, और H हट कर देखिए H हट कर यहाँ पर इस ऑक्सीजन में जुड़ जा रहा है, और इस कंडीशन में यहाँ बन जाता है H2O, क्लियर हो रहा। तो क्लोरीन से किससे, क्लोरीन से हाइड्रोजन हट रहा है, तो जिस तत्व से हाइड्रोजन हटता है उसी का तो ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरीन इज द राइट आंसर। समझ में आया, कुछ समझ में आया, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 में। 15 में क्या कहता है, 15 में हम लोग को कहता है कि अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बॉस, देख लो, आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा है, तो भी देख लेना, बड़ी दिक्कत हो जाएगा आपको फिर एग्जाम में, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या क्या रहा है क्वेश्चन कि अवकरण अभिक्रिया में, यानी कि अवकरण का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि हाइड्रोजन का क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग, और ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोग, यही ना कह रहा है जी। तो जब अवकरण अभिक्रिया हो रहा है, तो अवकरण अभिक्रिया हो रहा है, तो जिस तत्व में अवकरण अभिक्रिया होता है उसी को तो ऑक्सीकारक कहते हैं, समझ में आया। और जिस तत्व के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है उसी को तो अवकारक कहते हैं, पढ़ाई तब जस्ट ने बताए ना। तो बोल रहा अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, आपका ऑप्शन में कमी वृद्धि दोनों नियत रहता है, मतलब बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन, और पहला में करा कम जाता है, और दूसरा में करा बढ़ जाता है, और तीसरा में करा कि दोनों हो सकता है, और चौथा डी में ऑप्शन करा कि ना बढ़ता ना घटता, मतलब नियत रहता है। तो आपका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वृद्धि, दैट मीन्स अवकरण अभिक्रिया में जो ऑक्सीकारक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका बी होगा। और अगर ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अवकारक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वहां पर मारेंगे कम जाता है, इस बात को याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एकदम सुन लो ध्यान से, हेडिंग लगा लेना, उतार लेना आपको अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज कर उतार लो, ताकि कभी ना कभी समय में आपको समय ही देगा, या फिर यूट्यूब पर तो रहेगा, या फिर आप सर्च करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर करो यार, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, रात को बना रहे हैं, इतना रात को जग जग के आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना जरूर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में क्या कहता है, ठीक है ना। तो देखिए 16 में कह रहा है ना कि हाइड्रोजन की वृद्धि किस रासायनिक अभिक्रिया में होता है। लो बड़ा ही आ गया क्वेश्चन जवाब, हाइड्रोजन की वृद्धि किस रासायनिक अभिक्रिया में होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अभी हम जब जस्ट बताए थे, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है ना, समझिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है जी, इसका दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। हाँ बोलिए, है कि नहीं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है, प्लस मतलब संयोग होता है, और हाइड्रोजन में माइनस मतलब ये वियोग होता है, हटता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का क्या होगा, वृद्धि, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वृद्धि किस में होगा, ऑफकोर्स जो इसमें नहीं था, यानी कि किस में होगा बता सकते हैं आप, तो आपको पता ही होगा कि किस में होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग मतलब ऑक्सीजन वृद्धि होगा और हाइड्रोजन कमेगा, लेकिन पूछ रहा है हाइड्रोजन का वृद्धि किस में होगा, ऑफकोर्स अपचयन अभिक्रिया, मार दीजिए और का। अब अपचयन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है और ऑक्सीजन की कमी, सही समझे, हाइड्रोजन प्लस होगा मतलब बढ़ेगा, और इसमें ऑक्सीजन कमेगा मतलब घटेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया, A4, ठीक है ना, बॉम्बे, सॉरी
ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन अभिक्रिया में होती है, ठीक है, याद रखने ना, याद बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कह रहा है ना कि कह रहा है इसमें कि कह रहा है कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, सॉरी कॉपर ऑक्सीजन मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस में क्या है H2O है, सॉरी H2 हाइड्रोजन गैस है, और ये दोनों अभी क्रिया करके क्या बना रहा है, कह रहा है Cu प्लस में H2O बन रहा है। तो इसमें बता सकते हैं कि Cu का क्या हो रहा है, बड़ा अजीब क्वेश्चन नहीं है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है नहीं, इसमें ध्यान से अगर देखिएगा आप तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, और कॉपर से जब ऑक्सीजन निकल रहा है एक मतलब है कि ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। हाँ, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका कहने का मतलब है कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, और किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग होता है, तो फटाक से बोल दीजिएगा अपचयन, और अपचयन का दूसरा नाम अवकरक, अवकरण अभिक्रिया। तो क्या यहाँ पर राइट आंसर अवकरण नहीं होगा, होगा, याद रखिएगा। इसलिए 17 का जो राइट आंसर होगा वो A4 यानी कि अवकरण अभिक्रिया सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 18 में, ठीक है। 18 में कह रहा है ना कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, श्वसन। तो श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा, ऊष्माक्षेपी यानी A4, ठीक है ना। एप्पल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है श्वसन। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं और उसके समय दौरान हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब भोजन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे भोजन का टूटता है, और भोजन जब टूटता है ना तो अंदर में ऊष्मा बनता है, और जब हम लोग को पता है कि जब किसी भी चीज़ में हीट निकले, क्या निकले, हीट निकलता है, ऊष्मा निकलता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा दी जाती है, तो यहाँ पर श्वसन करने से क्या होता है ना, ऊष्मा निकलता है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। 18 का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये भी आइए, इसको लगा लीजिएगा टिकट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है ना आपका कि भोजन को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। मतलब अगर भोजन आप ताज़ा खाना बनाए हैं, ठीक है, और उसको जल्दी खराब नहीं हुए, मतलब क्या होता है ना कि जब हम लोग ताज़े भोजन जो बनाते हैं तो ताज़े भोजन का जो स्वाद होता है वो पेरी होता है, बहुत अच्छा होता है, खाने में टेस्टी होता है। लेकिन जब उसको लंबे समय के लिए छोड़ दीजिएगा ना, तो क्या होता है ना कि वो जो तेलहन जो उसमें पदार्थ होता है उसके ऑक्सीकरण का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्वाद, ठीक है ना, खराब हो जाता है और गंध देने लगता है। तो उसी को खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें दो चीज़ें बताए थे, आपको पता होगा, एक वो रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, और दूसरा चीज़ उसमें क्या मिलाया जाता है ये। तो आपका ऑप्शन एक में गरम मसाला मिलाएंगे, बी में ऑप्शन है कि तेल मिलाएंगे, सी में एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे, या डी में सभी। तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ना कि ऑक्सीजन को रोकना, सहयोग नहीं होने देना, तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है भोजन को खराब होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 20 में कि निम्नलिखित में दहन का पोषक पदार्थ का उदाहरण है। मतलब कोई भी पदार्थ को आप जलाइएगा, जैसे यहाँ पर सपोज दैट ये पेपर है, अब इस पेपर को ही जलाइएगा जी, तो इस पेपर को जलाइएगा तो जलाने में किस अवस्था में जलता है, किसकी उपस्थिति में, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए में कह रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, कि नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलेगा, सी में क्लोरीन की उपस्थिति में जलेगा, कि डी सभी में। तो आप तो पक्का मारोगे ऑप्शन ए ऑक्सीजन की उपस्थिति में। गलत, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जलता है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा, सर तो आपको बताए होंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलवे करेगा यार। लेकिन हाँ, अगर ऑक्सीजन न रहे तो भी क्या कभी भी आग लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर है यस, लगाया जा सकता है। तो कैसे सर, नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी वस्तुएं जल जाती है, दहन कर सकती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी होगा, क्लोरीन भी होगा, ऑक्सीजन तीनों होगा, याद रखना। ऑक्सीजन ही नहीं पोषक पदार्थ है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए डी, समझ आया था, यहाँ पर आपका 20 का होगा राइट आंसर डी, समझे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 21 में। 21 में कहता है ना कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है,
तो आपको पता होगा कि उसको क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन में देख लेता हूँ। आपका ऑप्शन दिया है कि दहन, बी में ज्वलनशील पदार्थ, और सी में ज्वलन ताप, और डी में ईंधन। क्या तो क्या हो सकता है आपका आंसर। तो देखिए बॉस, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है ना, तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। आपको तो पता ही होगा, यानी कि जब तक किसी भी पदार्थ में ज्वलन ताप नहीं होगा तब तक वो जल नहीं सकता है। और अलग अलग पदार्थ की ज्वलन ताप अलग अलग होता है, किसी का बहुत ज़्यादा, किसी का बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन मैं वही दिया हूँ, देख लीजिए 22 में। देखिए चलिए 22 का देखते हैं, ठीक है ना। तो 22 में देखिए क्या है। 22 में कहा कि सबसे कम ज्वलन ताप किस पदार्थ की होती है। सबसे कम ज्वलन पदार्थ, तो ज्वलन ताप का मतलब समझ में आ गया। जो ज्वल वह न्यूनतम ताप, वह कम से कम ताप जिससे वो तुरंत ही जल जाए। तो तुरंत कहाँ जल सकता है, एलपीजी गैस या पेट्रोल या केरोसिन या पेपर। तो देखिए सबसे कम जो ज्वलन ताप होता है वो एलपीजी गैस का होता है, याद रखिएगा। एलपीजी गैस का, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो एलपीजी गैस, उसके बाद पेट्रोल आता है, उसके बाद केरोसिन आता है, उसके बाद पेपर आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए, एलपीजी गैस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव होता है, अवयव मुख्य घटक क्या, एलपीजी का जो हमारे घरों में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मुख्य घटक क्या हो सकता है आपको पता है। पहला आपका ऑप्शन दिए हैं प्रोपेन, ठीक है ना, और दूसरा में आपका दिए हैं ब्यूटेन, और तीसरा में आपका क्या है, तीसरा में आपका ऑप्शन है एथेन, ठीक है, और चौथा में आपका सभी। तो एलपीजी गैस का मुख्य अवयव, मुख्य घटक क्या होता है, तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा ज्ञान दे दूं कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C4H10 होता है कि नहीं। अगर पूछेगा कि प्रोपेन का सर, तो C3H8 होता है। अगर एथेन की बात करेंगे तो सर, तो क्या हो जाएगा, C2H6 होता है एथेन का फॉर्मूला। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रोपेन ब्यूटेन एथेन है ना, ये तीनों का तीनों एलपीजी का अवयव है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मुख्य पूछा है, मुख्य चीज़ों को समझिएगा, मुख्य पूछा है। देखिए एलपीजी गैस है ना, एलपीजी गैस का मुख्य अवयव ये तीनों होता है, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी, एथेन भी। लेकिन मुख्य पूछा है, तो मुख्य कारण का मतलब है कि सबसे ज़्यादा कौन होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बी, ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन इज द राइट आंसर, ठीक है। एलपीजी का गैस का मुख्य अवयव, ये पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत बार पूछता है, इंपॉर्टेंट, इसको भी VVI याद रखिएगा रखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, कौन असंतुलित है, बता सकते हैं आप। यहाँ पर ये कह रहा है 24 में, तो असंतुलित कौन है। तो देखिए मैं आपको पहले हम देखिए तो हाइड्रोजन 2, पहला में क्या करा, यहाँ पर देखिए इसमें पहला में क्या हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन तो 2 ही है। क्लोरीन भी इसमें क्या है 2, इसमें भी क्लोरीन 2, यानी कि ये तो संतुलित है भाई। ये यस ये है, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गई, ये है कि नहीं, ये है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा में क्या करा है, दूसरा में करा है कि पोटेशियम 2 गो है, इसमें भी पोटेशियम 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, इसमें भी क्लोरीन 2 गो है, ऑक्सीजन के 6 गो, इसमें भी ऑक्सीजन 6 गो, ये भी है, ये भी राइट आंसर आपका होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि आपका ये संतुलित है, ये भी संतुलित है। 3 में देख लिए यहाँ पर क्या है आपका लेड, पीबी यहाँ पर आपका एगो है, और पीबी यहाँ भी एगो है, ठीक है, ये भी ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ 2 का साथ लगा हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ 2 गो है और नाइट्रोजन यहाँ एक ही है। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। डैट मीन्स यही राइट आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। पूछा निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। देखिए अगर आप स्कूल में, कोचिंग में या कहीं भी सर से पढ़े होंगे तब आप बना रहे होंगे, अब कमेंट ज़रूर हमको करो कि सर आपको बताने से पहले हम टिक मार दे रहे हैं, ठीक है ना, तो हम, ताकि हमको भी तो खुशी मिले। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, रिजल्ट ज़रूर आएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि मेहनत करने वाले की, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, वो आपकी जीत पक्की होगी। जो आपने देख रखे हैं सपना वो आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। बस अब अपने तहे दिल से, एकदम दिल से, सच्चाई से मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से। पढ़ाई पर कभी भी अपना कमी मत करना, वरना आपके रिजल्ट में कमी आ जाएगी, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। सही से, ईमानदारी से, कठिन परिश्रम अगर करते हैं आप, सारा चीज़ याद करते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना।
आप बस ध्यान पर पढ़ते रहिए। आपको 2 महीना का समय है यार, अगर आप 2 महीना भी ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे बताओ। काल झुट्टू के मम्मी पापा के पैसा बर्बाद किए इतना 10 साल तक, पहला से लेकर 10 साल तक पढ़ा, ठीक है ना। तो सही से पढ़ लो, पास तो कम से कम हो जाओ। मेरी वीडियो को देखो, पक्का क्वेश्चन पास आप हो जाएंगे। पास क्या, आप अच्छा नंबर ला सकते हैं यार। खाली ऑब्जेक्टिव को खाली अपना कमेंट बना लो और सब्जेक्टिव बना लेना कुछ। मैं इस चैनल पर तो मैं अपलोड करता रहूँगा। मैं जब तक पूरा परीक्षा कंप्लीट ना हो जाए तब तक डेली अपलोड होता रहेगा। हाँ, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुँचेगा जब आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के दबाकर ऑल मारिएगा, ताकि नोटिफिकेशन तुम्हारे पास सबसे पहले पहुँचे। बात को समझ में आ रहा है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 का। 25 में क्या करा है क्वेश्चन 25 में करा है ना कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो कौन संतुलित है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो। देखिए तो पहले आयरन क्या करा, आयरन एगो, तो आयरन एगो, क्लोरीन एगो, तो क्लोरीन यहाँ पर 3 गो। तो पक्का तो लग रहा है कि गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है, पहले का गलत है कि नहीं। दूसरा हम करा है कि क्या नाइट्रोजन का एगो 1, तो इसमें नाइट्रोजन का एगो है 2, ये भी गलत हो गया। अमोनियम का एगो, इसमें हाइड्रोजन कितना 4, इसमें हाइड्रोजन भी 4, ये आपका ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। नाइट्रोजन इसमें क्या है, एगो है ना, इसमें 2 हो गया। चलिए इसमें देखिए तो आयरन का एगो इसमें है, आयरन आपका यहाँ पर एगो आपका 1 है, और इसमें आयरन कितना 1 है, इसमें ऑप्शन 2 है, गलत जवाब, ये भी गलत है, ये भी। इसमें सॉरी देखिए आयरन इसमें 1, इसमें आयरन 2 है, और इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 3 है, तो भी गलत हो गया। चलिए डी में ऑप्शन देखिए, कह रहा है पोटेशियम इसमें 1, इसमें पोटेशियम 1, इसमें बेरिलियम 1, इसमें बेरिलियम 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी गलत, यानी कि चारों गलत था, गलती हो गया देने में, ठीक है ना। कोई बात नहीं, चेक तो करने आ रहा है ना हम लोग को, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25 में, 2 क्वेश्चन हो गया था अराउंड, कोई दिक्कत नहीं इससे, आप समझ तो रहे हैं। चलिए अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया किस अभिक्रिया को कहा जाता है पता है आपको, जिसमें ठीक है ना अवकरण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, अवकरण, और इसके साथ साथ क्या हो, ऑक्सीकरण, ये दोनों अभिक्रिया अगर होता है तो उसे कहते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवकरण के साथ साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है। तो पहला नियम लग रहा है कि पहला तो वियोजन अभिक्रिया, इसमें टूट रहा है जी, तो ये तो होगा नहीं, तो अलग हो रहा है, तो पहले नंबर ही गलत हो गया, पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा में देखिए तो जिंक, देखिए तो यहाँ पर सारा जिंक प्लस, देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है नहीं, तो अगर ध्यान से आप देखिएगा तो कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, डैट मीन्स यहाँ पर आपका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, तो अगर किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का हटना क्या, अवकरण अभिक्रिया, और किसी में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो यहाँ पर आपका बी में दोनों हो रहा है। देखिए जिंक से ऑक्सीजन हटा, डैट मीन्स क्या हुआ होगा, अवकरण, और इस कार्बन में आके यहाँ पर देखो जुड़ गया है, अगर कहने का मतलब ऑक्सीकरण, तो अवकरण ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ हो गया, तो बी इज द राइट आंसर, रेडॉक्स अभिक्रिया की उदाहरण हो गया। और का 26 का समझ में आया, ये सब गलत हो जाएगा, तो फिर चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 में, कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है निम्नलिखित में कौन, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में कह रहा है ना कि H2, बी में कह रहा है CO, ठीक है, और सी में कह रहा है H2S, और डी में आपका कह रहा है O2। ऑक्सीकारक का मतलब समझे हैं, ऑक्सीकारक का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉक्स। ऑक्सीकारक किस रासायनिक अभिक्रिया में होगा पता है आपको, अपचयन अभिक्रिया में होगा, पहले बोल दे रहे हैं अपचयन अभिक्रिया में होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं अवकरण, अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकारक होता है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया में, ठीक है ना, और अवकारक होता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में। पकड़ना चीज़ों को उल्टा होता है, चीज़ों को समझने में बॉस हो सकता है आपको। तो ऑक्सीकारक इसमें से कौन होगा, तो ऑक्सीकारक उसी को हो सकता है जिससे ऑक्सीजन निकल रहा होगा, सिंपल सी तो बात है, जिससे ऑक्सीजन निकल रहा होगा। अब यहाँ पर यह हाइड्रोजन ये जुट रहा होगा, तो जब हाइड्रोजन जुटेगा तो वो तो अवकारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवकारक। तो यहाँ पर ही तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट ही रहा है, इसका कहने का मतलब इसमें तो क्या होगा, ये भी इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा अवकारक, ये भी नहीं हो सकता है। चलिए इसमें तो देखिए सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है,
ये भी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। ऑक्सीकारक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हो, समझ रहे हैं, ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन हो लेकिन उसका वियोग हो, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑक्सीकारक इसमें से कौन है, तो आपका यहाँ पर O2 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछता है कि इसमें से अवकारक कौन है, तो यहाँ पर H2 राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को पकड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव VBI लगा लीजिए, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 में कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट मज़ेदार है कि शरीर में भोजन का पाचन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन किस प्रकार से होगा, तो हम भोजन करते हैं ना जी, तो जब भोजन करते हैं तो हमारा भोजन, मान के चलिए मेरा C6H12O6 होता है कि नहीं जी, ठीक है, ग्लूकोज। अब क्या करते हैं, जब ये खाना जो होता है, ग्लूकोज जो होता है, अब हम लोग ऑक्सीजन, अब खाना तो खा लिए समझिए, और ये पेट के अंदर है। अब समझिए जब हम लोग सांस लेंगे तो सांस लेके रूप में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का सहयोग होगा जिससे टूटेगा। तो एक कहने का मतलब है कि हमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सी होगा, बी इज द राइट आंसर। शरीर में भोजन का पाचन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। ज्वाला का मतलब समझ में आ रहा है, बिना ज्वाला, ज्वाला का मतलब होता है धा, ना मानता, जो धा जब जल रहा धा मार लगता है उसको बोलते हैं ज्वाला। इसका मतलब समझना, धा, जो धा मारता है, धा, धा कहने का मतलब है जिसको जो जो लाइन लाइन ऐसे से बनता है ना, ऐसे से जलने के बाद, जिसे कहने का मतलब आपको बताते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ज्वाला का मतलब जैसे यहाँ पर मान चलिए ये लकड़ी है, ठीक है ना, ये लकड़ी है, तो लकड़ी के बाद ऐसे से जलता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ज्वाला। आप बताइए कि इसमें से कौन सा पदार्थ को जलाइएगा तो ज्वाला नहीं होगा। मोमबत्ती को जलाते हैं जी तो ज्वाला तो निकलता है रोशनी जिससे, तो ये तो पक्का ये आपका ज्वाला तो ये होगा। इसमें कि हमको पूछा कौन बिना ज्वाला से जलता है, तो होगा किरोसिन, ठीक है ना। तो किरोसिन यहाँ पर ही, तो किरोसिन भी ज्वाला के साथ जलता है। अब कोयला, कोयला को आप जलाइएगा ना तो सिर्फ उसमें उष्मा निकलेगा, ज्वाला नहीं निकलेगा, ऐसे ऐसे नहीं निकलता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यही सी इज द राइट आंसर। ज्वाला के साथ, बिना ज्वाला के साथ जलने वाला कोयला होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की तरफ देख लेते हैं कि 30 में क्या कहता है। देख लीजिए 30 में क्या कह रहा है, देखिए 30 में क्या कह रहा है, 30 में कह रहा है कि अभिक्रिया ZnO+CO, ठीक है, बनाएगा Zn+CO2 से निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया के हिसाब से नियम जैसा हो रहा है, नहीं सॉरी यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल जा रहा है। तो यहाँ जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो इस कंडीशन में यहाँ से ZnO से ऑक्सीजन निकल रहा है, एक इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ZnO से ऑक्सीजन निकल रहा है जी। देखिए ना यहाँ पर खाली Zn बचा, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाया, अवकरण, अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण कराएगा ना, तो यहाँ पर क्या ZnO का क्या हो रहा है, अवकरण। डेट मीन्स आपका राइट आंसर यहाँ पर ये वाला होगा डी, ZnO का अवकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ से। अब बताइए ZnO का ऑक्सीकरण होगा क्या, ZnO में ऑक्सीजन जुट रहा है, नहीं, बल्कि ऑक्सीजन तो निकल रहा है, तो हो ही नहीं सकता है। अब CO2 को ऑक्सीकृत हो रहा है, ये भी नहीं होगा। आगे CO का अवकरण हो रहा है, CO का अवकरण कब होता है भाई, जब इससे हाइड्रोजन निकलता या इसमें हाइड्रोजन का सॉरी कुछ बोला है, CO का अवकरण, CO का अवकरण कब होता, बोलिए। अवकरण दो ही केस में हो सकता था, जब ये CO से O निकल जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, बल्कि और जुट रहा है, समझ में, इसमें और जुट रहा है, तब नहीं CO2 बन गया, ये बोला वो इसमें जुट के तब ना CO2 बन गया। एक कहने मतलब ये ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये तो और नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा, समझ में आया। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होता है। तो देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा जी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में हमें प्रकाश का अवशोषण होगा कि उत्सर्जन होगा, नहीं, आपको पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। देखिए जितने भी पेड़ पौधे हैं ना जी, वो क्या करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में ना अपना भोजन स्वयं बनाता है। बायोलॉजी तो पढ़वे करते हैं,
तो प्रकाश रहेगा तब ना, यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कब होगा, जब प्रकाश होगा। और प्रकाश में क्या दे रहे हो, तुम दे रहे हो, निकाल थोड़ी रहा है प्रकाश। तो प्रकाश जब देना पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अवशोषण। आपको पता होगा कि CO2 प्लस में H2O मिलता है, उसके बाद ये अभिक्रिया करता है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, तो C6H6 और O क्या बनाता है, C6H12, गलती हो गया सॉरी, C6H12O6 बनाता है कि नहीं, प्लस में O2 गैस देता है, रिलीज करता है। तो ये कब होता है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, अवशोषण होगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, A4, ठीक है ना, एप्पल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, अभिक्रिया H2S प्लस Cl, ठीक है ना, Cl2 बनाता है 2H2O प्लस, इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीय कारक है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीय कारक है। तो ऑक्सीय कारक का मतलब समझ में आता, ऑक्सीय कारक, ऑक्सीय कारक, तो ऑक्सीय कारक का मतलब होता है जी कि ऑक्सीय कारक उसे बोलते हैं, ऑक्सीय कारक उसे बोलते हैं जिसमें अपचयन अभिक्रिया हो रहा हो। अपचयन का मतलब समझ में आ रहा है, अवकरण अभिक्रिया हो रहा हो। तो अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का सहयोग हो और जिससे ऑक्सीजन निकल जाए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से अगर देखा जाए, तो अगर ध्यान से यहाँ पर देखा जाए तो H2S है ना जी, तो यहाँ पर ही H2S है और H2O बना दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकल रहा है और ये हाइड्रोजन किस में मिल जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, यहाँ से जब निकलेगा जी तो यहाँ पर ही आपका हो जाएगा ये आपका इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन आपका क्या है, गलत है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन गलत हो गया है, यहाँ पर आपको बनाना चाहिए था, ये वाला आपको बनाना चाहिए था HCl प्लस में S बनेगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, गलती इक्वेशन हो गया। H2S प्लस Cl2 मिलकर बनाएगा HCl प्लस में S, ठीक है ना, ये बनाएगा, इसके बाद सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन किसका ऑक्सीय कारक हो रहा है, तो अगर ध्यान से देखिएगा जो Cl है ना, Cl वो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, जुट रहा है। और ऑक्सीय कारक किसे बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जिसमें जुटे, तो क्लोरीन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। क्लोरीन में ऑक्सीजन यहाँ पर यह अभिक्रिया बनेगा जी, तो क्लोरीन अब क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीय कारक हो रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33 का, दीवार की पुताई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अभी जस्ट बताए थे, दीवार की पुताई के लिए CaOH का हॉल ट्वाइस इसका उपयोग किया जाता है। बुझा हुआ चूना इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना इसे बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, दीवार की पुताई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, अभिक्रिया Fe2O3 प्लस CO3CO मिलकर बनता है 2Fe प्लस 3CO2 में अवकारक क्या, आपको पता है अवकारक किसे कहते हैं, अवकारक उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा हो। चीज़ों को समझो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, दूसरा नाम, दोनों नाम लिख दे रहे हैं मैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का सहयोग। तब ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का सहयोग किस में हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो जब ये निकल रहा है तो यहाँ से आयरन क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा आपका ऑक्सीय कारक, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना आपका कहलाएगा अवकरण अभिक्रिया, और जिसमें अवकरण होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीय कारक। तो हमको तो पूछ रहा अवकारक मतलब क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तक कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन जुट के गया तक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन जुट रहा है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। एक कहने का मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक ऑक्सीजन जोड़ दिया है यहाँ पर हो रहा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और कार्बन मोनोऑक्साइड में ही जुड़ रहा है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा, अवकारक होगा। इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन है। बस इसको याद रखिए, समीकरण को आपका यार पढ़े होंगे ना सही से, तो इसको देखकर आप ऑप्शन में अपने आप राइट मान जाए, ऑप्शन को पूरा देखे की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है ना। 35 में कहता है अभिक्रिया
3Fe प्लस में 4H2O मिलेगा, Fe3O4 प्लस 4H2O में ऑक्सीकारक क्या है। चलिए देखिए आगे वही वाला ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कब होता है, जब अपकरण अभिक्रिया हो। अपकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम अपचयन। कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन या अपकरण अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग, समझ रहे हैं, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग, समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन का वियोग जिसको बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना जी, तो आयरन यहाँ पर देख रहे हैं, आयरन, ये वाला आयरन इस समीकरण में। तो ये जो आपका आयरन जो है, ये आपका जो आयरन है, ठीक है ना, ये जो आपका जो आयरन है, ये वाला आयरन, ठीक है ना, ये वाला जो आपका आयरन है, ये वाला आयरन, ये आयरन जो है, ठीक है, ये आयरन जो क्या कर रहा है, ये आयरन क्या कर रहा है, इस आयरन में ऑक्सीजन जुट रहा है। देखिए ऑक्सीजन जुटा ना इसमें, तो ऑक्सीजन जुटा तो ये क्या कहलाएगा, आयरन। आयरन में ऑक्सीजन जुट गया, ऐसा कहने का मतलब है कि आयरन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। तो इस कंडीशन में आयरन क्या कहला जाएगा, आपका अवकारक कहला जाएगा। तो हमको तो पूछा ऑक्सीकारक, इसका कहने का ये तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसको देखा जाए, जल को देखा जाए, तो जल में अगर देखा जाए तो जल से, ठीक है ना, जल से, ध्यान से देखिए, जल को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जल को ध्यान से देखिए, जल को देखिए, जल को। तो जल में अगर ध्यान से अगर देखिएगा, तो जल में से ऑक्सीजन निकल रहा है, ससुरा वाला। देखो अगर H2O, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, देखो, और बन गया खाली H2। एक कहने का मतलब कि ऑक्सीजन निकल रहा है, एक मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हो रहा होगा अवकरण अभिक्रिया। और जहाँ अवकरण अभिक्रिया हो रहा उसी को तो बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर H2O का क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। समझ में आया, यस समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं वीडियो को समाप्त। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुड बाय, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।